नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। तो देखते हैं कि आज की चार बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली लेंगे जहां पर वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र में शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और इस फेरबदल में नए लोगों को जगह मिल सकती है। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अपनाते हुए कई मंत्रियों को हटाया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर एमपी में फायर ऑडिट नहीं कराने वाले हॉस्पिटल की बढ़ेगी मुश्किलें। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट मांगी है। 30 नवंबर तक फायर ऑडिट नहीं दिए तो रद्द हो सकता है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर कांग्रेस को यूपी में नहीं मिल रहे चुनावी साथी दल। कांग्रेस महासचिव ने नई छवि गढ़ने और सफलता हासिल करने कांग्रेस ने यूपी की सियासत में तीसरी ताकत बनने का एहसास कराया। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरीके से अभियान में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। लखनऊ के बाद शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि यूपी में चुनावी कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं और इसके साथ ही संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। वहीं रणनीतिक लिहाज से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि शाह का ये 2 दिवसीय वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की बैठक भी है। 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का अमित शाह का यह दूसरा दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी की बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाह का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। पीएम के संसदीय क्षेत्र में शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाह का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी की बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और यूपी से एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, काफी अहम दौरा माना जा रहा है। अमित शाह का 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे अमित शाह पूरी तरीके से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो लखनऊ का दौरा रहा हो, चाहे वो पूर्वांचल का रहा हो। कहीं ना कहीं उन्हें चाणक्य के रूप में माना जाता है कि हर चुनाव में उन्हें आगे किया जाता है। ऐसे में अब जहां उनका दौरा 2 दिवसीय बनारस में लगा हुआ है, यानी देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का वो सांसदीय क्षेत्र है, वहां की जिम्मेदारी अब अमित शाह संभालेंगे। तो ऐसे में वो तकरीबन 5 बजे देखा जाए तो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां के बाद वो जो कार्यक्रम है, टीएफसी का कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के जो विधानसभा प्रभारी है, जिला प्रभारी है, मंत्री जो अलग अलग प्रभारी लगाए गए हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके साथ साथ जो बूथ स्तर की जो कमेटी है, सह प्रभारी है, उन सभी के साथ वो वहां पर बैठ के बैठक करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। आज वो बनारस में जब शाम को पहुंचेंगे, दीनदयाल हस्तकला संयुक्त जो आयोजन है वहां पर वो विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करने में, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद वो जब कार्यक्रम हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, वहां पे इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ वो अमेठी की जो कोठी नगवा लंका है उसमें वो रात विश्राम करेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 बजे दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला में ही आयोजित जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है उसमें वो हिस्सा लेंगे और तकरीबन वो 12 बजे के करीब वो हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे और आजमगढ़ जाएंगे, जहां पर वो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है।
तो अंशुल, ऐसे में अमित शाह जिस तरह दौरे कर रहे हैं उसको ये सीधा माना जा रहा है बनारस, यानी बनारस गोरखपुर को लेकर ये जो 156 सीटें जो पूर्वांचल की है, उस पूर्वांचल की सीटों को साधने की कोशिश अमित शाह करेंगे। हालांकि देखिए, दिल्ली को अगर जीतना है तो एक कहावत है कि उत्तर प्रदेश को जीतिए, और उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो पूर्वांचल को जीतिए। तो पूर्वांचल में जो तकरीबन 156 सीटें हैं, इस पर पिछली बार की अगर हम इतिहास उठा के देखें विधानसभा चुनाव के नतीजों को, तो तकरीबन 128 से 129 सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ गया था। हालांकि कुछ दल उनसे किनारा कस लिए हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह और बीजेपी पूरी तरीके से फोकस पूर्वांचल को कर रखे हैं। तो ऐसे में 2 दिवसीय दौरा जो है वो खास है और केवल इसी पे फोकस है कि कैसे विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, सांसद है, विधानसभा प्रभारी है, जो मंत्रियों को प्रभारी लगाए गए हैं, इसके साथ साथ अन्य जो जिम्मेदारी लोगों को मंडल स्तर और बूथ स्तर और जिला स्तर दिया गया, उन सभी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अपना वो जीत का गुरु मंत्र भी देंगे अमित शाह, और उसके बाद पूरी तैयारी करेंगे कैसे फिर से हमें पूर्वांचल की इन 156 सीटों को साधना है। हालांकि देखिए, चाहे वो बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, वो 300 पार का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह को भी लगता है कि अगर हम पूर्वांचल की सीटें अगर हम जीत लेते हैं, कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है उन सहयोगी दलों को फिर से वापस वो लेने की कोशिश की है। देखिए, केंद्र में 7 चेहरे जो दिए गए हैं मंत्रिमंडल में, उसमें से 4 पूर्वांचल से आते हैं। इनके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए हैं, उसमें भी वो पिछड़ी वोट बैंक को साधने की कोशिश पूर्वांचल में की गई है। तो ऐसे में इन सभी की जिम्मेदारियों को भी निभाना है, तो उनको लेकर वो उस पूरे 156 सीटों को साधने की कोशिश अमित शाह आज करेंगे। जी अंशुल। चलिए अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह होने की उम्मीद है, और इस फेरबदल में जहां कई नए लोगों को जगह मिल सकती है, वहीं एक व्यक्ति का पद का फॉर्मूला अपनाते हुए कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल को लेकर फैसला पार्टी हाईकमान लेगा, और इससे पहले बुधवार शाम को गहलोत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की थी, और इस बैठक में अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी बुधवार को माकन और वेणुगोपाल से मिले थे, और ऐसे में मंत्रिमंडल फेरबदल लगभग तय है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अपनाते हुए कई मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अकील जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, गहलोत का मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में जो है विस्तार की संभावना अब लगभग तय हो चुकी है, और ये अगले सप्ताह इसका हो सकता है, इसका अमलीजामा इस पर पहना दिया जाए। ये पिछले साल भर से ये बातें चल रही थी, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेस के भीतर भी 2 गुट है। एक गहलोत का अपना गुट है, इसके बाद जो है सचिन पायलट का है। सचिन पायलट के गुट ने पिछले साल भी कई तरह की एक तरह से उलटफेर करने की कोशिश की, हालांकि उसको शांत कर दिया गया। लेकिन अब जब पिछले करीब 2 दिनों से गहलोत दिल्ली में है और पार्टी हाईकमान के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, अब ये बात तय हो चुका है कि अगले सप्ताह तक इसमें विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल भी की जाएगी। एक व्यक्ति एक पद की जो बात है उसमें क्या है कि 3 जो बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं राजस्थान में, वो जो है पार्टी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जाहिर सी बात है उनको वो हट सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, संगठन के काम में उनको लगाया जा सकता है। और ये जो एक चीज और इसमें सामने आई है कि जो पायलट गुट है, पायलट गुट में समझिए कि करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है। और इस प्रकार से भी अगर 3 जो बड़े नेता हैं मंत्रिमंडल में और 3 मंत्री हैं, वो जो है अगर पार्टी से हटते हैं, उनको संगठन से जोड़ा जाता है, तो इस तरह से 12 पद खाली होंगे मंत्रियों के। तो ऐसी स्थिति में 6 से 7 मंत्री जो हैं पायलट गुट से बन सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि नेतृत्व परिवर्तन की भी बातें की गई है। हो सकता है कि पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब वो जिम्मेदारी जो है वहाँ राजस्थान में मिलती है या उनको सीएम बनाया जाता है,
या मान लीजिए कि उनको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि पायलट की जिम्मेदारी बढ़ेगी, पायलट को एक बड़ा पद दिया जाएगा। क्योंकि आगामी 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ही पार्टी हाईकमान ने इस बात की समझिए गहन मंथन इस पर किया है कि पायलट को जोड़कर जो है जाट गुजर जो वोट बैंक है उस पर निशाना साधा जाए, तो इसलिए पायलट की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि पायलट के गुट के जो करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जो मंत्री बनाए जाने हैं उसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी शायद की गई है। अब उसमें जो है समझिए कि वैसे 8 आदमी का नाम आ रहा है, लेकिन 6 से 7 आदमी को अवश्य जोड़ने की बात कही जा रही है। और इस तरह से जो है ना, अगर ये इस तरह का मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होता है तो राजस्थान में फिर अगले चुनाव में जो है मिलजुल कर लोग चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि इस पूरे प्रक्रिया में बीजेपी आगामी दिनों में क्या खेल करती है। एक और बात भी सामने आई है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें से जो भी लोग और विधायक बच जाएंगे उसको जो है कई बोर्ड और संगठन से उनको जोड़ा जाएगा, जो समझिए कि अमूमन हर राज्य में ऐसा होता है। तो ये जो है अभी पूरी प्रक्रिया इसी दौर से गुजर रही है। और शायद ये बताया जा रहा है कि आज गहलोत लौटने वाले हैं, लेकिन लौटने के बाद जो है ना तुरंत जो है शायद सोमवार या मंगलवार को इस पर कोई और मंथन होगा और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी तैयारी होगी। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से मंथन की यहाँ पर बात की जा रही है, तरीके से देखा जाए कांग्रेस की भी अटकलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसमें क्या पार्टी कोई हस्तक्षेप करते हुए नजर आएगी? नहीं, पार्टी को समझिए पार्टी को फायदा ही अभी है, क्योंकि राजस्थान में अभी जो है पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जो विपक्ष की तरफ से बीजेपी वहां पर जो है विपक्ष की तरफ से विपक्ष भी शांत है, बीजेपी के भीतर भी आंतरिक कला है वहां पर, इसलिए अभी विपक्ष की तरफ से कोई बड़ी समझिए बाधा उत्पन्न नहीं होना है। और सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी के भीतर जो गुट है, जो 2 गुट सामने दिख रहे हैं, गहलोत का और समझिए कि पायलट का, उसमें सामंजस्य होगा। और जिस तरह से जो है अभी 3 दिनों की बैठक में ये गहलोत के साथ हाईकमान की और जो राज्य प्रभारी हैं माकन के साथ जो बैठकें हुई है उसमें बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई है। कई चीजें को गुप्त अभी रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पार्टी के सामने अभी वहां पर कोई चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है पायलट को लेकर, पायलट को केंद्र में रखा जाता है या राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक बड़ी बात हो गई है। चलिए अखिल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल के हमीदिया कैंपस में कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने की घटना के बाद मध्य प्रदेश के और हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिन्होंने अब तक फायर ऑडिट नहीं करा है। नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। यदि 30 नवंबर तक फायर ऑडिट नहीं होता है तो हॉस्पिटल के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जा सकता है। प्रमुख सचिव ने कलेक्टर समेत निगम कमिश्नर, संयुक्त संचालक और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या होटल संचालकों द्वारा वार्षिक फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है तो उनकी जानकारी गूगल शीट पर दी जाए। आपको बता दें कि भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल कैंपस में स्थित कमला नेहरू में 8 नवंबर की रात को आग लग गई थी, जिसमें अब तक 13 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। हालांकि मैनेजमेंट 4 मौत की पुष्टि कर रहा है और इसी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल की हम आपको घटना बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जहां पर कुछ नवजात शिशुओं की मौत यहां पर हो गई थी। हालांकि सरकार 4 शिशुओं की मौत का आंकड़ा बता रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, हमीदिया हॉस्पिटल का जो दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आया था उसके बाद सभी के लिए फायर ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पर मांगी जा रही है, या यूं कहें जहां पर फायर ऑडिट अभी तक नहीं करवाया गया है उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी?
बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश के कमला नेहरू अस्पताल की, तो जिस प्रकार से दुखद हादसा हुआ है, उसके बाद बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। कई जो अधिकारी है उनके ऊपर गाज भी गिर गई। मगर बात की जाए नगरीय विकास आवासीय पीएस की, तो मनीष सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल, उसमें फायर जो ऑडिट है वो किया जाए। यदि कोई हॉस्पिटल का जो ऑडिट है वो नहीं किया जाता, या उसकी जो पूरी जानकारी है वो गूगल के द्वारा नहीं दी जाएगी, क्योंकि गूगल चार्टशीट बनाई जा रही है जिसमें करीब 57 जो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं और बात की जाए अधिकारी मौजूद रहेंगे। और यदि कोई हॉस्पिटल की जो गूगल सीट जानकारी नहीं मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई में लाइसेंस निरस्त भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अंशुल बात की जाए लगातार प्रदेश की, तो प्रदेश में लगातार फायर ऑडिट को लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले भी जो प्रमुख सचिव है, जो अधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए थे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार फायर जो ऑडिट है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों की बात की जाए तो लगातार सरकारी दफ्तरों में जो फायर ऑडिट रहता है वो नहीं किया जा रहा था। मगर जिस प्रकार से कमला नेहरू में दुखद घटना हुई है, उसके बाद से प्रदेश सरकार सख्त हुआ और अब कार्रवाई की बात की जाए तो अब कार्रवाई पूरी तरह की जा रही है। मगर जिस प्रकार से जो आदेश जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों का जो फायर ऑडिट है वो 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, तो जिस तरीके से यहाँ पर ऑडिट की बात की जा रही है, और अगर मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में फायर ऑडिट अभी तक नहीं लगा है और इस तरीके की रिपोर्ट जो है 30 नवंबर तक पेश करनी है, अगर वो रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इस बारे में क्या जानकारी? अंशुल, बात की जाए हॉस्पिटलों की, तो यदि किसी हॉस्पिटल में फायर जो उपकरण रहता है वो नहीं रहेगा या ऑडिट नहीं किया होगा तो उसके खिलाफ जो लाइसेंस निरस्त की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि बात की जाए कमला नेहरू अस्पताल की, तो जिस प्रकार से कमला नेहरू अस्पताल में जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें जो मासूम बच्चे हैं उनकी जो मौत है वो आग लगने के कारण हुई थी। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिनके कारण उनकी मौत हो गई। क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट में सामने आया कि 15 साल से लगातार बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए और फायर जो ऑडिट की बात की जाए तो उसको लेके लगातार जो नगरीय विकास और प्राधिकरण है वो लगातार जो कमला नेहरू अस्पताल है उनको नोटिस पहुंचा रहा था। उसके बावजूद भी जो ऑडिट है वो नहीं किया जा रहा, जो फायर सेफ्टी जो उपकरण है वो नहीं लगाए जा रहे थे, जिसके कारण ये जो बड़ा दुखद जो हादसा है वो देखने को मिला है। मगर बात की जाए अब प्रदेश सरकार। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में योगी सरकार के खिलाफ आम जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर एक नई छवि गढ़ने में सफलता हासिल की है। प्रियंका के कारण राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच कांग्रेस ने यूपी की सियासत में तिहरी ताकत बनने का एहसास करा दिया है। जनता भी कांग्रेस की तरफ से अब हसरत भरी निगाह से देखने लगी है, लेकिन एक मजबूत संगठन और जातीय गठजोड़ के बगैर वो इसमें सफल हो पाएंगी, इसमें संदेह है। बीजेपी और सपा ने यूपी में पिछड़ी जातियों का एक मजबूत गठजोड़ तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक यूपी में कोई भी सशक्त अलायंस तैयार करने में सफल नहीं हो सकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई मजबूत अलायंस बनाने और बगैर कांग्रेस यूपी में कोई करिश्मा कर पाएगी। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के जुझारू तेवर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी की सियासत में तिहरी ताकत बनने का एहसास से जो है वो करा दिया है। कांग्रेस को यूपी में चुनावी साथी दल मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी का योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, प्रियंका गांधी के जुझारू तेवर दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, जो है प्रियंका गांधी ने अपनी एक जगह तो बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत उनके साथ ये आ रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वोट बैंक है, वो ओबीसी का पूरा वोट बैंक जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में समझिए कि बटा हुआ है, और उस वोट बैंक को तोड़ना कांग्रेस के लिए काफी परेशानी वाली बात है। और प्रियंका के तमाम
जुझारूपन जो एटीट्यूड है, जो तमाम जो उलटी दिख रही है मैदान में, उसके लिए जो है जनता में वाहवाही तो हो रही है, जनता उनके साथ जुड़ रही है, लेकिन उसकी संगठन उनका कमजोर है और वोट बैंक न के बराबर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की परेशानी तो बढ़ ही रही है और प्रियंका न चाहते हुए भी बहुत कुछ करती दिख रही है। इस पूरे प्रकरण में चूंकि वोट बैंक को लुभाना है, जनता को अपने साथ जोड़ना है, यही वजह है कि वो तमाम तरह के वादे और कस्में खा रही है जनता को लुभाने के लिए। हालांकि जनता उनके पक्ष में कितना कुछ जाती है या जनता क्या कुछ करती है कांग्रेस के साथ, ये देखना भी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, जो पूरे धरातल से कांग्रेस वहां गायब हो गई थी। कांग्रेस पिछले कुछ इधर महीनों में जो है ना, कांग्रेस के साथ जनता जुड़ी है और संगठन भी पहले से उनका जो है कुछ मजबूत हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं बन पा रही है कि उनको जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी समस्या एक और आ रही है गठबंधन को लेकर। गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस की चाहत है कि छोटे छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन चूंकि वोट बैंक उनके पास नहीं है, यही वजह है कि कोई भी समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या लोकदल हो, कोई भी अभी तक उनके साथ गठबंधन नहीं किया है। आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन एक चीज है कि प्रियंका का जुझारूपन वहां पर जारी है। प्रियंका अपने दम पर बहुत कुछ करती दिख रही है। आगामी चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को भले ही कुछ न मिले, लेकिन एक संगठन उनकी मजबूत होगी और कुछ सीटें उनको कांग्रेस के पाले में जरूर जा सकती है। चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के तेवर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी की सियासत में तिहरी ताकत बनने का एहसास करा दिया है। कांग्रेस को यूपी में चुनावी साथी दल मिल रहे हैं और अब योगी सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए संघर्ष जो है वो साफ तौर पर प्रियंका गांधी का देखने को मिल रहा है। एक मजबूत संगठन और जातीय गठजोड़ के बगैर क्या इसमें वो सफल हो पाएंगी, लेकिन अभी इसमें संदेह है। बीजेपी और सपा ने यूपी में पिछड़ी जातियों का एक मजबूत गठजोड़ तो तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक यूपी में कोई भी सशक्त अलायंस तैयार करने में सफल नहीं हो सकी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मजबूत अलायंस बनाए बगैर कांग्रेस यूपी में कोई करिश्मा कर पाएगी। तो प्रियंका गांधी का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी किस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और उन्हें कई दल जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।